हाँ जी। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से किसी कमर्शियल केस के लिए 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ड्राफ्ट बनाया जाता है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी पर्सन को आपने पर्सनली रिलेशन में या विश्वास में पैसे दिया हो और उसके एक्सचेंज में उसने आपको चेक दिया हो और वो डिसऑनर होता है, तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो नोटिस है वो किस मैनर में बनाया जाना चाहिए। कुछ चीज़ें तो कॉमन होगी इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होगी। तो चलिए उसे समझने का प्रयास करते हैं, है ना। हाँ जी, तो मैंने ये खोल रखा है एक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ड्राफ्ट। ये पर्सनल रिलेशनशिप पर जो पेमेंट दिया था और उसकी रिकवरी नहीं हो पाई, वो रिटर्न नहीं किया गया, तो उसके लिए हमने नोटिस भेजा था, उसका ड्राफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहूंगा कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत से लोगों को ये भ्रांति होती है कि वकील के थ्रू ही नोटिस दिया जाना है। अगर पर्सनली भी नोटिस दिया गया है और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स 138 के कवर कर लिए हैं, आपने बता दिया है कि चेक डिसऑनर हुआ था और इसलिए हम ये नोटिस दे रहे हैं, तो दैट इज सफिशियंट, दैट इज सफिशियंट। उसमें डिटेल्स होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप वकील हैं और फिर आप नोटिस इशू कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा क्राफ्टफुली ड्राफ्ट करना चाहिए। ऐसा छोटा सा नोटिस कि हाँ ये चेक डिसऑनर हुआ और दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ी डिटेलिंग होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बेसिकली प्रिपरेशन है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। क्योंकि नोटिस में ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन कंप्लेंट में हर इंग्रेडिएंट लिखना ज़रूरी होता है ना। तो नोटिस में तो आप अगर शॉर्ट में सिर्फ इतना भी लिख देते हैं कि ये चेक डिसऑनर हुआ था सो एंड सो डेट को और इसकी इन्फॉर्मेशन हमको सो एंड सो डेट को मिली और हम केस लगा रहे हैं, तो दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्लेंट, तो आपको बहुत डिटेल में चीज़ें लिखना होती है, वो भी हम समझेंगे। लेकिन अगर आप लॉयर हैं तो आपको हर चीज़ डिटेल में लिखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोटिस को। सबसे पहले आपको लिखना होगी डेट केस में नोटिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली इन केस ऑफ 138, बिकॉज ये पूरी एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। अगर टाइम बाउंड प्रोसेस में आपने थोड़ा सा भी डेट्स के साथ में हमने मैनिपुलेशन करा, तो हमारी जो कंप्लेंट है वो टाइम बाउंड हो सकती है ना। फिर ये सूचना पत्र रजिस्टर्ड एडी से भेजा जाना चाहिए, है ना। आपको सूचना पत्र देना है, मतलब नोटिस देना है, उसके साथ में रजिस्टर्ड एडी लगाना है, मतलब एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं इसको, है ना। एक्नॉलेजमेंट आपको लगाना है। अगर आप एक्नॉलेजमेंट नहीं लगाएंगे तो दैट विल नॉट बी डीम टू बी अ प्रॉपर नोटिस, है ना। एक्नॉलेजमेंट आपको साथ में लगाने हैं, और एक्नॉलेजमेंट आपके पास वापस आएगी, दैट विल बी अ प्रूफ दैट पर्टिकुलर नोटिस हैज बीन सर्व्ड टू अदर पार्टी। वो जो आपने नोटिस इशू करा है वो सामने वाले पार्टी को मिल गया है ना, उसका वो प्रूफ होगा, है ना। इसके बारे में हम और भी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम नोटिस देख लेते हैं, कंटेंट्स ऑफ नोटिस देख लेते हैं। अभी हम कंटेंट्स ऑफ नोटिस देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा नाम, है ना। ये पर्सनल रिलेशनशिप वाला है, तो यहाँ नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि उसे सर्व हो सके। फिर पहले पैराग्राफ में किसी भी नोटिस में जिस तरीके से होता है वैसे ही लिखाएगा कि हमारे पक्षकार, फिर पक्षकार का नाम, उसका एड्रेस, फिर उसके द्वारा निर्देशानुसार और उसकी जानकारी जो उसने दी उसके अनुसार आपने नोटिस जारी किया है, उसकी ये स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर पहले पैराग्राफ में हम लिखते हैं कि क्या रिलेशन था। तो हमने लिखा है कि हमारे पक्षकार एवं आपके मध्य मित्रता थी, है ना। और आप इंदौर शहर में निर्माण क्या काम करते थे, तो ठेकेदारी का काम करते थे, और आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए आपने पर्सनल रिलेशनशिप का फायदा उठाते हुए उसके बारे में अपनी आवश्यकताओं को बताते हुए सो एंड सो डेट को उधार नगद राशि ली गई, है ना। अब राशि किस तरीके से ली उसका मोड भी आपने यहाँ लिख देना चाहिए, ये लिखना मैंडेटरी हो जाता है। कैश लिया था, बैंक से माध्यम से लिया था, किस तरीके से लिया था पेमेंट, वो आपको यहाँ पर डिटेल लिखना होती है। और क्यों लिया था, तो व्यावसायिक आवश्यकता बताते हुए लिया था कि मुझे बिजनेस में परेशानी हो रही है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उसमें कुछ कैश फ्लो की दिक्कत है, ये बताते हुए आपने पैसा लिया था, तो वो आपने यहाँ पर लिखना चाहिए, है ना। फिर कितना अमाउंट लिया था वो लिखना है ना। और उसके प्रतिफल में यहाँ देखिए यहाँ दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रतिफल, मतलब कंसिडरेशन। कई बार पैसा कंसिडरेशन में लिया जाता है, कई बार प्रतिभूति में लिया जाता है। प्रतिभूति एक वर्ड है, प्रतिभूति, दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रतिभूति और प्रतिफल दोनों में अंतर है। प्रतिफल का मतलब होता है कंसिडरेशन, जबकि प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी,
है ना। तो आप सिक्योरिटी के लिए चेक इशू करा था या कंसिडरेशन में करा था, ये आपको स्पेसिफिक लिखना चाहिए कि प्रतिभूति है या प्रतिफल है ना। क्योंकि एक सिक्योरिटी पर्पस का चेक हो जाएगा तो फिर आपका केस की प्लीडिंग्स बदल जाएगी आगे, और नोटिस की भी प्लीडिंग बदल जाएगी, तो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये केस था प्रतिभूति, मतलब कंसिडरेशन के लिए किया था, और सो एंड सो चेक, तो चेक का नंबर आपने लिखना चाहिए, उसकी डेट आपने लिखना चाहिए, उसका अमाउंट आपने लिखना चाहिए, है ना। इसमें 2 चेक थे तो हमने दोनों डिटेल्स लिखी है, और दोनों चेक कौन से बैंक के हैं उसका भी हमने नाम लिखा है। ये हो गई आपकी कि चेक जारी किए थे। फिर दूसरा पैराग्राफ जो है उसमें आ जाता है आपका कि हमने चेक को जो है वो बैंक में प्रेजेंट किया, उसकी डिटेल आ जाएगी कि किस तारीख को प्रेजेंट किया और किस तारीख को आपको रिटर्न मेमो मिला कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, है ना, उसकी डिटेल आ जाएगी। ये सारी चीजें, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि डिसऑनर डेट से आपको लिमिटेशन चालू होती है कि आपको 15 डेज के अंदर नोटिस दे देना है ना। तो इसलिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आपको मेंशन करना होगी। फिर आपको तीसरा पैराग्राफ लिखना होता है जिसके अंदर हम स्टेटमेंट्स बेसिकली लिखते हैं कि दुर्भावनापूर्ण नीति से आपने ये किया, आपको मालूम था कि आप पैसे ले रहे हो और चेक दे रहे हो और वो चेक डिसऑनर हो जाएगा, और उसके ये ज्ञात होते हुए आपने चेक इशू किया है ना। तो यहां पर आपको मेलाफाइड इंटेंशन, उससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है जो आपको लिखना चाहिए, है ना। कंटेंट्स में अभी पढ़ नहीं रहा हूं, बट आप नीचे दिए गए पीडीएफ से भी इसे पढ़ सकते हैं। फिर आ जाएगा आपका प्रेयर क्लॉज। प्रेयर क्लॉज में भी आपको स्पेसिफिकली इसकी डिमांड करना है, किसकी, आपके अमाउंट की, और आपके चेक की राशि की आपको डिमांड करना है, उससे ज्यादा डिमांड आपको नहीं करना है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि चेक उसने कम का जारी किया हुआ है, मान लीजिए आपको लेना 2 लाख रुपए, है ना, लेकिन आपके पास चेक सिर्फ 1 लाख का है, तो आपको वैसी प्लीडिंग करना पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे लेना तो ज्यादा है ना, उसके मेरे पास बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो भी है, जिस तरीके से आपके पास उसके प्रूफ है, वो लेना ज्यादा है, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक जो है ये अमाउंट जिसका चेक है उसके लिए आपको वो कर रहा हूं, और बाकी भी पेमेंट दो, नहीं तो मैं आपके लिए दोनों रेमेडी अवेल करूंगा, वो आप लिख सकते हैं चाहे तो इसी नोटिस में, है ना। लेकिन आपको मेंशन कर देना चाहिए, अगर आप मेंशन नहीं करेंगे ना तो क्या होगा कि साहब इतना ही पैसा लेना निकलता था, एक ये होता है। और अगर आप मेंशन कर देते हैं तो कई बार उल्टी प्ली आती है कि नहीं ये तो 138 का नोटिस ही नहीं था, ये तो एक कॉमन नोटिस था, तो ऐसा कोर्ट उसको मानती नहीं है। अगर आपने चेक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, डिसऑनर का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, तो कोर्ट इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नोटिस कवर करेगी। अच्छा, इसके अंदर क्या नहीं करना है उसको भी समझ लेते हैं। इसमें आपको ब्याज नहीं मांगना है, इंटरेस्ट आपने नहीं मांगना है, नहीं तो कई बार रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं, है ना। कोर्ट उसको सिविल मामला समझ लेती है, कुछ कई केसेस ऐसे आपको जजमेंट मिल जाएंगे, फिर उसमें डाइवर्जेंट व्यू होंगे, क्या मतलब है, उसके बजाय इंटरेस्ट को नहीं मांगना है। हाँ, सूचना पत्र व्यय आप मांग सकते हो, सूचना पत्र व्यय आप मांग सकते हैं, है ना। तो ये था 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नोटिस। इस तरीके से ड्राफ्ट होता है जब आपने पर्सनल रीजंस पे, पर्सनल अपने रिलेशनशिप के आधार पर अमाउंट दिया हो। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच।